सभी को नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड एएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के आज पार्ट 15 में हम टाइप ऑफ बजट सेकंड चैप्टर में दो बजटों के बारे में क्रियात्मक और मास्टर बजटों के बारे में जानकारी दी गई थी आपको। टाइप ऑफ बजट जिसे विस्तृत रूप से दो भागों में विभक्त किया है, क्रियात्मक बजट और मास्टर बजट। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, व्यावसायिक बजटन बिजनेस बजटिंग एमआर अग्रवाल की बुक हमें अरेंज करनी है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए विक्रय बजट के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। वैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था विक्रय बजट कुल बिक्री का पूर्वानुमान है जिसे मुद्रा अथवा मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, और व्यवहार में मात्रा में पहले बजट तैयार किए जाते हैं और बाद में इसे मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विक्रय बजट संस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बजट होता है क्योंकि अन्य सभी बजट विक्रय बजट पर आधारित होते हैं। उदाहरणार्थ, विक्रय का अनुमान लगाने के पश्चात ही उत्पादन बजट तैयार किया जाता है और जिस पर पुनः सभी अन्य बजट लागत बजट निर्भर करते हैं। और इसी तरह बजट अवधि में रोकड़ प्राप्ति के अनुमान भी विक्रय बजट पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से विक्रय बजट एक बेसिक बजट है जो आगे जितने भी बजट बनाए जाते हैं उन सब का एक आधार अथवा रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। विक्रय बजट में पहले मात्रा तय की जाती है, उसके बाद विक्रय राशि का अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर उत्पादन और लागतों का अनुमान होता है और उसी आधार पर रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ व्ययों का अनुमान किया जाता है। विक्रय बजट बनाते समय कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, जिसमें विक्रय बजट बनाते समय बजट अधिकारी, लेखा विभाग और स्वयं के विभाग के कर्मचारियों का सहयोग रहता है। विक्रय प्रबंधक को विक्रय अनुमान लगाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विक्रय के गत आंकड़ों का विश्लेषण, पिछले सालों में जो भी विक्रय हुआ है उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। विक्रय पूर्वानुमान तैयार करने के लिए गत कुछ वर्षों के बिक्री के आंकड़े प्राप्त करके उनके विश्लेषण से बिक्री की सामान्य प्रवृत्ति ज्ञात कर लेनी चाहिए। पूर्वानुमान तैयार करने के लिए गत वर्ष की बजट बिक्री व वास्तविक बिक्री में समंक उपयोगी होते हैं। दूसरा है बाजार विश्लेषण। इसका उद्देश्य संभावित मांग, उत्पादन डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धा का सामना, मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यह कार्य संस्था के कर्मचारी द्वारा करवाया जा सकता है अथवा बाजार विश्लेषण वाली संस्थाओं की सेवाएं भी ली जा सकती है। तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पूर्व उस प्रोडक्ट के बारे में बाजार का विश्लेषण किया जाता है। फिर है विक्रेताओं से प्रतिवेदन। विक्रय अनुमान उन व्यक्तियों द्वारा सही लगाया जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के संपर्क में होते हैं। अतः विक्रय अभिकर्ता, यात्री प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रबंधक आदि से बाजार की स्थिति का संभावित विक्रय के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। इन विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े विक्रय प्रबंधक के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चौथा है सामान्य व्यावसायिक दशाएं। विक्रयकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक प्रभाव, सरकारी नीतियां आदि से सामान्य व्यावसायिक दशाओं की जानकारी भी कर लेनी चाहिए। प्रबंध नीतियों में परिवर्तन। संस्था की नीतियों में
परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए नए उत्पाद, नए डिज़ाइन का विकास, वितरण विधियों में परिवर्तन, विक्रय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, विज्ञापन व अन्य विक्रय संवर्धन सुविधाएं, मूल्य नीति, रहन सहन की आदत व फैशन में परिवर्तन की संभावनाएं आदि का भावी विक्रय पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इनका उचित शुद्धता से अनुमान लगाना चाहिए। नेक्स्ट है संयंत्र क्षमता। विक्रय बजट के निर्माण के समय उपलब्ध संयंत्र की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि इसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि उपलब्ध क्षमता कम है तो भविष्य में संयंत्र विस्तार की संभावनाओं पर पहले विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है वित्तीय पक्ष। संभावित बिक्री के अनुमान उत्पादन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं या नहीं, अर्थात उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री, श्रम, अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। भविष्य में विक्रय का विस्तार करने की योजना तभी स्वीकार करनी चाहिए जब आवश्यक पूंजी साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। फिर है बाह्य घटक। उपरोक्त घटकों के अलावा विक्रय बजट बनाते समय निम्नलिखित बाह्य घटकों का भी ध्यान रखना चाहिए। उद्योग के संबंध में सरकारी नियमन एवं नियंत्रण की स्थिति, जनता की क्रय शक्ति, मौसमी एवं चक्रीय उच्चावचन, जनसंख्या परिवर्तन, औद्योगिक क्रियाओं में सामान्य प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विक्रय बजट को निर्माण करने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारे घटकों को ध्यान में रखा जाता है जो विक्रय बजट को प्रत्यक्षतः प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की चर्चा नहीं की गई है। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मल्स कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में भी आपको अनुमान होना आवश्यक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के कारण से विक्रय का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी बदल गया। अब मास्क इम्पोर्टेंट हो गया, पीपीई किट इम्पोर्टेंट हो गया, कोरोना से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो इम्पोर्टेंट होगी, उसका मार्केट इम्पोर्टेंट हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट होगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है सोसाइटी में, इस तरह की चीज़ों का प्रचलन बहुत बढ़ गया। सैनिटाइज़र्स है या आपकी जो साबुन है या इस तरह के और कोई लिक्विड चीज़ें हैं जिनसे हाथों को साफ़ किया जा सकता है, शरीर को साफ़ किया जा सकता है, या आपके पेपर नैपकिन्स हैं या आपके दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी विक्रय की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आने वाले समय में भी इन सब वस्तुओं का विक्रय बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, विस्तार होगा, क्योंकि यह समय जो है अभी चल रहा है। इस प्रकार से विक्रय जो अनुमान लगाते हैं उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विक्रय इस दौरान काफ़ी कम हो गया, जो रेगुलर बिजनेस जो चल रहे थे वो काफ़ी बंद हो गए उनका। इस तरह से मतलब कहने का अर्थ है कि विक्रय अनुमान लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए पिछले सालों के जो आंकड़े हैं वो भी हेल्प करते हैं, बाज़ार का विश्लेषण भी हेल्प करता है, विक्रेताओं से जो प्रतिवेदन मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर विक्रय बजट का निर्माण किया जाता है। आगे जो स्लाइड है उसमें आपको विक्रय बजट के निर्माण की विधि को समझाया है। विक्रय बजट निर्माण करते समय हमें कुछ बातें ध्यान देनी होती है और उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे आपको बताया जा रहा है। विक्रय बजट बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि द्वारा उनके क्षेत्र के लिए बजट अवधि के विक्रय अनुमान तैयार किए जाते हैं। उन्हें शाखा प्रबंधक के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक के पास भेजा जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने क्षेत्र का एकीकृत बजट तैयार करते हैं, विक्रय प्रबंधक के पास भेजा जाता है और उसके उपरांत क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर विक्रय प्रबंधक द्वारा बजट अवधि की संभावित बिक्री का सारांश तैयार करवाया जाता है। उपरोक्त उत्पादन अनुसार क्षेत्र अनुसार बनाया जाता है। तो विक्रय बजट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो जितने भी सेल्स एजेंट होते हैं,
सेल्स एजेंट्स को लेकर के उनके जो रिपोर्ट्स होती है उसके आधार पर ब्रांच मैनेजर्स होता है वो उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करता है। ब्रांच मैनेजर जो है आगे रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। रीजनल मैनेजर आगे जो मेन जो प्रबंधक है उसे सूचित करता है और इस प्रकार से उन सब सूचनाओं को, सभी इंफॉर्मेशंस को कंसोलिडेट किया जाता है और कंसोलिडेट करके उसके आधार पर आप जो है बजट बनाते हैं। तो बजट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे घटक होते हैं या बहुत सारे मार्गदर्शक होते हैं। उन मार्गदर्शकों को ध्यान में रखना पड़ता है। या तो बजट आप उत्पाद के आधार पर तैयार करते हो। यदि संस्था में एक से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है तो प्रत्येक उत्पाद के लिए बिक्री अनुमान लगाए जाते हैं। यदि संस्था डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट जो है वो बेचती है तो प्रोडक्ट बेसिस पर आपको वो बजट बनाना पड़ता है। फिर है क्षेत्रवार। इस शीर्षक में बिक्री का भौगोलिक आधार पर और क्षेत्रानुसार या देशानुसार दर्शाया जाता है। फिर है ग्राहक। एक संस्था के विभिन्न प्रकार के ग्राहक होते हैं जैसे सरकारी विभाग, विदेशी कंपनियां, निजी कंपनियां। अतः बिक्री ग्राहकानुसार दर्शाई जा सकती है ताकि वह यह जाना जा सके कि विभिन्न ग्राहकों की कुल बिक्री में क्या योगदान है। फिर है विक्रयकर्ता। विक्रयकर्ताओं के अनुमान अनुसार प्रस्तुत करने से विभिन्न प्रतिनिधियों के विक्रय निष्पादन की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर है अवधि। प्रवृत्ति का निर्माण निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि बिक्री मासिक, तिमाही या साप्ताहिक दर्शाई जाए। विक्रयकर्ता, उत्पाद एवं ग्राहक अनुसार विक्रय बजट का प्रारूप नीचे दिया गया है। आगे आपको जो है विक्रय बजट का एक प्रारूप समझाया गया है और उस प्रारूप में आप देख रहे हैं कि सेल्स बजट परफॉर्मा लिखा हुआ है, ईयर एंडिंग लिखा हुआ है और एक साइड में राइट हैंड साइड में आपका एरिया लिखा हुआ है। एनालिसिस जिसमें बजट फॉर करंट ईयर है, एक्चुअल बजट है और एक्सपेक्टेड बजट फॉर नेक्स्ट ईयर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 अवधि है, बजट फॉर करंट ईयर, एक्चुअल बजट फॉर करंट ईयर और एक्सपेक्टेड बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें आप देख रहे हैं कि बाय आउटलेट, होलसेलर, जॉबर्स, रिटेलर्स और सेल्समैन, तो ये इसके आधार पर आपने इसको क्लासिफाई किया है कस्टमर के बेसिस पर। यदि आप प्रोडक्ट बेसिस पे करें तो प्रोडक्ट में साइड में प्रोडक्ट आ जाएगा, सिंथॉल, मार्वल, हमाम, पमोलेव, लक्स, इस तरह की कोई साबुन जो प्रोडक्ट है उस बेसिस से आपने इसको क्लासिफाई किया है। यदि आप कस्टमर के आधार पर कर रहे हो तो मैन, वुमेन्स, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रंस और टोटल। इस प्रकार से आपने देखा कि यदि आप जो है अगर ग्राहकों के आधार पर करते हो तो होलसेलर्स, जॉबर्स, रिटेलर्स और सेल्समैन्स के आधार पर कर रहे हो। यदि आप प्रोडक्ट वाइज कर रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है साइड में। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो पर्टिकुलर में है, जिसमें आपको ये देखना होता है कि किस आधार पर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज करना चाह रहे हैं, कस्टमर वाइज करना चाह रहे हैं, रीजन वाइज करना चाह रहे हैं। जैसे रीजन वाइज कर रहे हैं, अगर आपका मिक्स है, रीजन भी है, प्रोडक्ट भी है, तो पहले आप रीजन को क्लासीफाई करेंगे, फिर इस रीजन में प्रोडक्ट को क्लासीफाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है एक फॉर्मेट का चूज कर सकते हैं कि हमें बजट का निर्माण किस प्रकार से करना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि आप इसको सावधानी से देखेंगे तो थोड़ा सा बस इसको आंकड़ों को फिट करना थोड़ा सा आना चाहिए। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 1-2 फॉर्मेट जो है वो अपने पास बना करके रखें, जिससे कि मुझे भी अगर समय रहा तो मैं भी जो है फॉर्मेट बना करके आपको दूंगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें फॉर्मेट बना करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आसानी से आप जो है इन प्रश्नों को समझ पाएंगे और इन प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे और इन प्रश्नों के जो प्रकटीकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका आंकड़े कुछ नहीं है,
आपका प्रेजेंटेशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, आपका जो फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है आज। सेल्स बजट परफॉर्मा के रूप में आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं जो आपको गाइड करती है कि आपको बजट का निर्माण किस प्रकार से करना है, आपको क्या चाहिए, और उसके आधार पर जो है आप बजट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि सेल्स बजट क्या है, सेल्स बजट को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, सेल्स बजट को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और सेल्स बजट के निर्माण की विधि जो है उसके बारे में अपन ने जानकारी ली है और उसका एक परफॉर्मा अपन ने समझा है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका परफॉर्मा है, जो ध्यान से आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आया है तो इसको ध्यान से देखें कि किस प्रकार से जो है ये सेल्स बजट का परफॉर्मा तैयार किया गया है, और उसके आधार पर आगामी जो है वो अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी कक्षाओं में सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और अन्य जो वेरियस बजट है इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स किए जाएंगे। आज थोड़ा सा थ्योरी बताना ज़रूरी था आप लोगों को, और धन्यवाद।